जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबों का हकल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, जहां हमने लास्ट क्लास में सीखा था जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है ना, कंसेप्ट हमने सीखा था। जैसे देख लीजिए अपने पास प्रीवियस स्लाइड में होगा, ठीक है। देखिए हमने यही सीखा हुआ था। यहाँ पे जो है ना एक चीज़ और हम सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे इसी एग्जाम्पल में, जैसे देखिए इसी एग्जाम्पल में एक चीज़ अगर आपसे पूछ देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको कैसे करना है। एक सेकंड, जरा मैं इसको और छोटा सा कर लूँ। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल में और क्या पूछ सकता है आपसे, नहीं जा रहा है, ठीक है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब तो आया जा, अच्छा नहीं आएगा क्या, ठीक है यहीं रहा। देखिए क्या हो जाएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, क्या पूछा जा सकता है आपसे, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, क्या पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए तो रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ देखो, रिड्यूसिंग पावर क्या होना चाहिए, सॉरी रिड्यूसिंग पावर यहाँ क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। रिड्यूसिंग पावर इसका मिनिमम था, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा बी का, ठीक है, ऑर्डर। उसके बाद कौन आ जाएगा भाई, इसके बाद कम किसका है, सी का, सी का। उसके बाद कम किसका है, ए का। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इस तरह से हमने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था आपको, इस तरह से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे देखिए इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग वाला पढ़े हुए थे, हाँ, इसी में पूछ लेगा ऑर्डर, इसी में क्या पूछ लेगा आपसे, इसी में पूछ लेगा आपको ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ लेगा आपसे। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर आपसे पूछ लेता है तो क्या करोगे, देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम किसका है, सी का है। ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा, सी। इसके बाद ज़्यादा किसका, देखो ये तो माइनस में 2.37 है, तो सबसे कम हो जाएगा, माइनस का 0.76 है, तो क्या हो जाएगा ये बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ये हो जाएगा। इसमें पूछ सकता है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, तो क्या बोल दोगे, सी बोल दोगे। और पूछ लेगा मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम कह रहे हैं मतलब जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आज का जो टॉपिक है, जो इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं, नर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, देखो नर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ये सब अपन पढ़ लिए हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई एम एफ ऑफ सेल जो निकालना था, ई ऑफ, इसी को हमने क्या बोला था, ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। तो कैथोड किस तरफ होता है, आर एच एस साइड होता है, और एनोड किस तरफ होता है, एल एच एस साइड होता है। तो इसने यही लिख रखा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ई एम एफ इज पॉजिटिव। हाँ एक बात याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ ई एम एफ क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ ई एम एफ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। किसी भी सेल के कंस्ट्रक्शन में आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, किसी भी सेल के कंस्ट्रक्शन में वैल्यू ऑफ ई एम एफ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वैल्यू ऑफ ई एम एफ पॉजिटिव आ गया तभी वह सेल काम करेगा, नहीं तो काम वो नहीं करेगा, ठीक है। तभी वो रिएक्शन टेक्स प्लस स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप होगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं आगे, अपने को पढ़ना था नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देखिए नर्स्ट इक्वेशन, एक बात याद रखिएगा इसमें, जो नर्स्ट इक्वेशन में एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन अगर आपसे पूछ लेता है ना, तो ये इक्वेशन जो है किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो याद रखिएगा रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या बताता है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन किसके बारे में बताता है बाबू, नर्स्ट इक्वेशन जो बताता है अपने को दो चीज़ों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, एक तो बताता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन के बारे में बताता है, और दूसरा बताता है इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ तो सीधा फॉर्मूला से आ रहा है, फॉर्मूला लिख रखा है, थोड़ा हम चलते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। देखिए एक फार्मूला आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोड प्लस का आर टी एल एन क्यू होता है, ठीक है। क्यू क्या है बाबू, यहाँ पे क्यू होता है रिएक्शन क्योसेंट, क्या होता है रिएक्शन क्योसेंट, ठीक है। जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, क्लास 11th का है, 11th के टॉपिक है
केमिकल इक्विलिब्रियम तो वहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए फिलहाल तो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले स्लाइड में, सेकेंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस का NFE सेल के बराबर होता है, और ये स्टैंडर्ड है। देखो डेल्टा जी क्या है, ये स्टैंडर्ड है, जी नोट यहाँ नहीं आएगा बाबू, ये जी नोट यहाँ आएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है तो बस कुछ नहीं करना है, सेम वैल्यू रखना है, NFE नोट सेल कर देना है, प्लस का ये तो RT ln Q तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इतना बस समझ में आ गया आपको। देखिए करना क्या है, अब क्या करना, पूरे इक्वेशन को जो है सो NF से डिवाइड कर देना है। पूरे इक्वेशन को क्या करना है, NF से डिवाइड कर देना है। ठीक है, NF से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड इक्वेशन बाय माइनस का NF से डिवाइड कर सकते हैं आप, हाँ माइनस का NF या फिर NF से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिवाइड NF से हम डिवाइड कर दिया। अब देखो NF से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का NF ई सेल डिवाइडेड बाय NF, ठीक है, बराबर माइनस का NF ई नोड सेल डिवाइडेड बाय NF प्लस का RT ln Q डिवाइडेड बाय NF। अब देखिए NF से NF कैंसिल, NF से NF कैंसिल, यहाँ तो NF रहेगा ही। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या बच गया, माइनस का ई सेल बच गया अपने पास, बराबर इधर क्या बच गया, माइनस का ई नोड सेल बच गया। ठीक है, प्लस का क्या बच गया, RT ln Q डिवाइडेड बाय NF बच गया। ठीक है, तो इसी को माइनस को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, या तो फिर पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ई सेल बराबर ई नोट सेल, ये क्या हो जाएगा, माइनस का RT ln Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब क्या होता है, एक बात याद ध्यान रखिएगा, जो देखिए इसमें क्या क्या किया जाता है, Q का जो वैल्यू होता है, ये Q क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया P, तो Q का जो वैल्यू लिखेंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे। तो बस यहाँ पे Q का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या कर देंगे, Q का वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नोड सेल, सॉरी मैं वही इक्वल नहीं आएगा, ई नोड सेल माइनस का RT अपॉन NF, अब ln क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय R। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। आप या तो इसको क्या कर दोगे, R बाय P कर दोगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, जो आप जैसे इसको पलट देंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन होता है, इसको कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन कहा जाता है बाबू, इसको कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन, इसको कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, नर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है। अब इसको क्या किया जा सकता है, देखो नेक्स्ट पे ले लेते हैं, इसी को लॉग में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे देखो अपने पास क्या आ गया वैल्यू, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस का क्या था, RT अपॉन NF ln P बाय R, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक अपने को। देखो क्या करोगे, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस R का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 8.314, क्या पुट करना है, R का वैल्यू पुट करना है 8.314, T का वैल्यू पुट करना है 298 केल्विन डिवाइडेड बाय N, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता चलेगा अपने को रिएक्शन से, और F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू आप सबको पता है 96500 होता है। ठीक है, और इसको रहने दीजिए ln P बाय R। ठीक है, इस सबको जब आप सॉल्व करते हैं, तब अपने पास कौन सा इक्वेशन आता है, देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट दे रखा था, ये देखो इसमें लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो 2.303 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये इक्वेशन था, इसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा अपने पास,
ई नोड सेल माइनस का इसी में 2.303 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.314 इंटू 298 केल्विन डिवाइडेड बाय n इंटू 96500। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास लॉग, हाँ देखो ये क्या बन जाएगा, जब 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको क्या बन जाएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी को जब आप सॉल्व कर लेंगे ये वैल्यू आ जाएगा ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस का 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। देखो यही वैल्यू है क्या, एक बार चेक कर लीजिए आप, यही वैल्यू है ना। देखो ई सेल बराबर ई नोट सेल 2.303 RT अपॉन NF लॉग, देखो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट अपॉन ये क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉरी ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो याद रखिए प्रोडक्ट जो है उसका कोफिशिएंट भी पावर चढ़ता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये बात आपको पता होगा, ठीक है ना। देखिए ठीक है, तो ये इक्वेशन अपने पास आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। इसी पे आपका जो है सो एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन यूनिटी। अगर कोई भी सब्सटेंस जैसे अपन जिंक आ रहा था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा था, इसका जो कंसंट्रेशन कितना ले लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी लिक्विड आ जाए, कोई भी लिक्विड आ जाए, कोई भी लिक्विड आ जाए तो उसका भी कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे, लिक्विड का भी कंसंट्रेशन अपन क्या ले लेंगे, लिक्विड के भी टर्म्स में इसका भी कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे, मतलब 1 ले लेंगे। अब देखिए नस्ट इक्वेशन एंड केसी के बीच में रिलेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। ये तो समझ के नस्ट इक्वेशन क्या होता है। देखो नस्ट इक्वेशन तो यही नस्ट इक्वेशन होता है, अगर इसी को आप लॉग में चेंज करते हैं यही आपका मेन वैल्यू बन जाता है। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन n लॉग पी बाय आर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको सर इसको अप्लाई करके बताइए, है ना, इसको अप्लाई करके बताइए, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करके आपको बता देता हूँ, देखना जरा। देखो अपने पास क्या था, देखो अपने पास क्या था, Zn से प्लस कॉपर 2 प्लस से क्या बना रहा था, Zn2 प्लस का कॉपर सॉलिड बना रहा था। यह एक्वस फेज में था, यह एक्वस फेज में था और यह सॉलिड फॉर्म में था। अब इस इक्वेशन पे क्या करना है अपने को, नस्ट इक्वेशन लगाना है। क्या करोगे, अप्लाई नस्ट इक्वेशन, अप्लाई नस्ट इक्वेशन क्या करोगे, देखो ई सेल निकालना है बराबर ई नोट सेल। ई नोट सेल का कैलकुलेशन हमने बता दिया है, कहाँ से करोगे, ई नोट सेल का कैलकुलेशन क्या होता है, ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं है। माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय n। देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, क्या लगाओगे यहाँ पे 2 इंटू क्या करोगे, देखो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu। ध्यान देना ये क्या हो गया प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, Cu2 प्लस है, ठीक है। देखो ठीक है, ये बात है। अब देखना क्या है, देखो यहाँ कॉपर जो है सो सॉलिड फॉर्म में है तो इसका कंसंट्रेशन 1, जिंक भी सॉलिड फॉर्म में है तो इसका कंसंट्रेशन 1। अब कहोगे सर ये भी तो Zn2 प्लस और Cu2 प्लस एक्वस फेज में, नहीं, जब लिखा रहेगा, जब उसके ब्रैकेट में लिखा रहेगा प्योर लिक्विड है तब उसका कंसंट्रेशन कितना लेना है, यूनिटी लेना है। तो बताओ इसका ई सेल जो है क्या हो जाएगा, ई नोड सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, लॉग, यहाँ लॉग भी आएगा बाबू, ठीक है ना, लॉग तुम भूल गए हो, तुम क्या मैं भी भूल गया, ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा, लॉग भी आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ लॉग भी लगा लेना, लॉग भी था फॉर्मूला, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। यही कर दिए अप्लाई नस्ट इक्वेशन। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप निकाल ही लोगे। ये कहाँ से निकालोगे, ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। अरे यार अभी तो करके बताया था ना, देखो ना, बताना है क्या, देख लो एक बार, मैं बताया था ना, Zn से Zn2 प्लस जाएगा तो कितना है,
इसका 0.76 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और कॉपर से कॉपर 2+ जा रहा है तो कितना आया था, माइनस का 0.34 वोल्ट। इसी वैल्यू को तो हम कैलकुलेट किए हुए थे पहले वीडियो में, ठीक है। 1.10 वोल्ट के आसपास कुछ आ रहा था, ठीक है ना, देख लो, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड समझ गए। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कैसे करना है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए मेन टॉपिक कहाँ गया, हाँ यहाँ है। देखिए जब नेक्स्ट इक्वेशन केसी का भी कैलकुलेट करना है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। देखिएगा एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ई सेल जो होता है जीरो हो जाता है। मतलब कि सेल का जो वर्किंग हो जाता है ना, सेल का जो वर्किंग हो जाता है, सेल वर्किंग क्या हो जाता है बाबू, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब इसी वैल्यू में देखो अपने पास क्या फॉर्मूला था, ई सेल था, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्या था, के सी इसको लिख सकते हैं ना, लॉग पी बाय आर था ना, इसी को क्या लिख सकते हैं, के सी भी लिख सकते हैं। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है। देखो ई सेल बराबर ये वैल्यू तो जीरो हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया जीरो, माइनस का ये वैल्यू जीरो नहीं होगा मेरे भाई, ई सेल का वैल्यू जीरो होगा, सॉरी क्या होगा, ई सेल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वैल्यू को आप जीरो पुट कर दो, ये वैल्यू को हमने जीरो पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, इसको क्या बोल देंगे, लॉग के सी बोल देंगे, ठीक है ना। अरे यार आप लोगों को कह रहे हो भाई के सी समझ नहीं आ रहा है। देखो मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट है वो पी बनाया, ठीक है, तो के सी क्या होता है ना, तो मान लीजिए ये एन है, यहाँ भी एन लगा हुआ है। के सी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड राइज टू देयर कोफिशिएंट पावर में, राइज टू पावर देयर कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या हो जाता है, के सी हो जाता है। अगर मान लीजिए एन नहीं है, एन की जगह पे 1 ले लेना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये के सी हो गया। अब बताओ इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, ई नोट सेल बराबर ये माइनस है, ये भी इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग के सी। अब अपने को पूछ के लेता है ना, के सी का कभी कभी वैल्यू पूछ लेगा या फिर लॉग के सी का वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो क्या था अपने पास, ई नोड सेल बराबर 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग के सी था। तो अपने को लॉग के सी का वैल्यू निकालना है, तो इधर एन को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, इसको मैं एन ई नोट लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 0.0591 लिख सकता हूँ बराबर लॉग के सी हो गया, ठीक है। अब आपसे मान लॉग के सी का वैल्यू पूछेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का वैल्यू पूछ लेगा तब क्या करोगे, लॉग है, लॉग को हटाओ क्या करेगा, क्या करोगे 10 की पावर में एन ई नोट अपॉन 0.0591 बराबर के सी का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो यही चीज़ें रखा होगा, ई नोट सेल, इसको लॉग के सी सॉल्व किया है। जब के सी को सॉल्व करोगे, जो हमने अभी बताया कि जब के सी को सॉल्व करोगे तो 10 की पावर एन ई नोट अपॉन 0.0591 ये वैल्यू आपसे आ जाएगा। इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी नोट तो आप समझ ही चुके हो, ठीक है। डेल्टा जी नोट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हमने बता चुका है। देखो जब भी टाइप ऑफ रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी नोट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट सेल जो निकालते हैं हमने देखो एक क्लास में बताया था, अभी पिछले क्लास में मतलब पिछले स्लाइड में बताया था आपको, ई नोट सेल क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तब सेल वर्किंग करेगा, ठीक है। तो इस टाइप में जब भी डेल्टा जी नोट नेगेटिव होगा और ई नोट सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। जब भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, जब भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा जी नोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ई नोट सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। जब इक्विलिब्रियम पे आ जाए, जब इक्विलिब्रियम पे आ जाए क्या हो जाएगा,
डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा और ई सेल भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, बैटरी अपना ख़त्म हो गया। तब ये तो देखते हैं जैसे ही बैटरी ख़त्म होता है तो फिर वर्क होना बंद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी तक में हमने नर्स्ट इक्वेशन तक हमने कवर कर लिया, थोड़ा बहुत इसमें और कवर करना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बस हम केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगले टॉपिक क्या देख लेते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है आयोनिक स्ट्रेंथ। आयोनिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आयोनिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन बनता है, तो फिर इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आयोनिक स्ट्रेंथ आप लोग पढ़ के आइएगा और इसको कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयोनिक स्ट्रेंथ के कैलकुलेशन के साथ। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो से किसी भी प्रकार का अगर आपको हेल्प मिलता है तो कृपया करके जो 12th के बच्चे हैं, जो 12th के जो बच्चे हैं, 12th के जो बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड में अपीयर होंगे, वहाँ तक ये वीडियो को पहुँचाइए जो उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, धन्यवाद।